इस बात की हम लोगों को खुशी है कि सीमा का जो आर्टिफिशियल लिम्ब का था वो विषय वो हल हुआ है और दोनों पाँव पर चलकर वो जाएंगी। जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा, जब तक इसकी जड़ तक हम लोग नहीं पहुंचेंगे, तो ऐसे अनेकों सोनू, अनेकों सीमाएं हमारे प्रदेश में है। एक सोनू या एक सीमा की मदद करने से अगर हम लोग सोच लें कि भैया हम लोगों ने जीत हासिल कर ली या समस्या का समाधान हो गया, ये होने नहीं वाला। ये प्रतीक है हजारों और लाखों ऐसे बच्चों का। पहले तो मैं सीमा के हौसले की मैं दाद देता हूँ, सीमा के साहस को मैं सलाम करता हूँ कि इन्होंने इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी इन्होंने शिक्षा को अपनी ताकत बनाने का इन्होंने प्रण लिया और तमाम बाधाओं को पार करते हुए, बिना किसी से कोई शिकायत करते हुए, एक पांव पे सारी कठिनाइयों को बर्दाश्त करते हुए ये जाती रही वहां पर स्कूल में पढ़ाई करने। बहुत बहुत जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो आपने इससे पहले भी सीमा से वीडियो कॉल के जरिए बात की थी और आप उससे आज मिलने आए हुए हैं, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक कि अब सीमा अपने दोनों पैरों पर चल के स्कूल जाएंगी। जी बिल्कुल, इस बात की हम लोगों को खुशी है कि सीमा का जो आर्टिफिशियल लिम्ब का था वो विषय वो हल हुआ है और दोनों पाँव पर चलकर वो जाएंगी इनकी सुविधा के लिए। क्योंकि कुछ ऐसे परिचित हैं हमारे जो इस बात की जानकारी देते हैं कि आर्टिफिशियल लिम्ब पे भी बहुत समय चलने में कुछ तरीके की कठिनाइयां होती हैं, असुविधा होती है। इनके लिए एक और वैकल्पिक प्रावधान, एक मोटर से इलेक्ट्रिक से संचालित एक ट्राईसाइकिल भी मैं आज इनके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो अब ये दोनों पाँव पर चलना चाहें, उस मोटर से चलने वाली साइकिल पे वो चलना चाहें, मुझे खुशी है इस बात की कि कम से कम एक सीमा की समस्या का कुछ हद तक हम लोग समाधान करने में हम लोग सफल रहे। पर मैं बार बार मैं इस बात का मैं जिक्र करता हूँ कि सीमा हो या सोनू, कुछ समय पहले एक और वायरल बॉय आपने देखा होगा किस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समक्ष उन्होंने अपनी बातों को रखा था। सीमा सोनू प्रतीक हैं ऐसे हजारों लाखों और बच्चों का जो बिहार में इसी तरीके का जीवन जी रहे हैं, जो कि कठिनाइयों से भरा हुआ है। जब तक बिहार में इन सुविधाओं का जब जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा, जब तक इसकी जड़ तक हम लोग नहीं पहुंचेंगे, तो ऐसे अनेकों सोनू, अनेकों सीमाएं हमारे प्रदेश में है। एक सोनू या एक सीमा की मदद करने से अगर हम लोग सोच लें कि भैया हम लोगों ने जीत हासिल कर ली या समस्या का समाधान हो गया, ये होने नहीं वाला। ये प्रतीक है हजारों और लाखों ऐसे बच्चों का। तो अगर हम लोग को सही में मदद करनी है तो बिहार में शिक्षा नीति को बेहतर करने की जरूरत है। जो आवाज सोनू ने उठाई, नालंदा का रहने वाला बच्चा, जो बात, पहले तो मैं सीमा के हौसले की मैं दाद देता हूँ, सीमा के साहस को मैं सलाम करता हूँ कि इन्होंने इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी इन्होंने शिक्षा को अपनी ताकत बनाने का इन्होंने प्रण लिया और तमाम बाधाओं को पार करते हुए, बिना किसी से कोई शिकायत करते हुए, एक पांव पे सारी कठिनाइयों को बर्दाश्त करते हुए ये जाती रही वहां पर स्कूल में पढ़ाई करने। उसके बाद हम लोग की नजर में ये विषय आया, हम लोगों ने समाधान किया। पर अभी भी कई ऐसे बच्चे हैं, अभी यहीं से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही। आपको नहीं लगता है कि बार बार जो है मीडिया ये कदम उठाती है, मीडिया बहुत कुछ सामने लाती है, तो कुछ दायित्व जो है वो आप लोगों का भी बनता है? देखिए ऐसा हम लोगों का सारी जिम्मेदारी बिल्कुल जो है वो मीडिया वालों को ही दे दी जाती है। नहीं, बिल्कुल देखिए, पहले तो खैर मैं मीडिया का धन्यवाद करूंगा इस कार्य को लेकर। और मैंने हमेशा इस बात को माना है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जब अच्छी पत्रकारिता होती है तो उसका परिणाम होता है कि क्षेत्र विकास की राह पर आगे बढ़ता है। यकीनन मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ये सरकारों का भी दायित्व है, स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी ये दायित्व है कि वो अपने स्तर से भी ये प्रयास करें। पर क्योंकि कई बार जब संघीय ढांचा होता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार के विषयों में चीजें ऐसी उलझ कर रह जाती हैं, और इसी बात का खिलाफत मैं निरंतरता में अपनी राज्य सरकार की करता हूं। भाई मैं एक सांसद हूं, मेरी भी एक अपनी सीमाएं हैं, पर मैंने बार बार इस बात का विरोध किया है कि राज्य सरकार के पास वो नीतियां ही नहीं है जिससे कि हम ऐसे बच्चों की मदद कर सकें। आज भी राज्य सरकार के पास कोई ऐसी नीति नहीं है कि आप अगर 80% से कम अगर आपकी दिव्यांगता हो तो आप इनको किसी तरीके की साइकिल, ट्राई साइकिल की आप इनको सहूलियत दे सकें। इन तमाम नीतियों में बदलाव की जरूरत है, जिसके लिए मैं निरंतरता में एक लंबे समय से मैं इसका विरोध कर रहा हूं, इसके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। उसमें मुझे भी जरूरत है आप सबके साथ की और सहयोग की। तो अच्छा ये बताइए कि ये जो प्रेशर का आपको क्या लगता है कि आज जो है सीमा अपने दोनों पैरों पर चल रही है, सीमा अपने दोनों पैरों से स्कूल जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर बिल्डअप जो हुआ है
जो सीमा वायरल हुई है, जिसके बाद जो एक प्रेशर हुआ है, क्योंकि ये काफी जल्दी हो गया है सारी चीजें, मतलब अभी सीमा वायरल हुई और अभी जो है खबर आई कि अब सीमा का आर्टिफिशियल लिम्ब लग गया है, अब सीमा जो है पैरों से स्कूल जाने वाली है, तो कहीं ये जो प्रेशर बिल्डअप हुआ है ये उसको भी क्रेडिट देने की जरूरत है। क्रेडिट देने की जरूरत है, पर बार बार जो मैं बात बोलता हूँ कि ये सिर्फ बात एक सीमा की नहीं है। जब तक हम लोग शिक्षा नीति में बदलाव नहीं करेंगे, जब तक स्वास्थ्य नीतियों में बदलाव नहीं होगा, जब तक सही मायनों में योजना का लाभ उन लाभार्थियों के गांव घर तक नहीं पहुंचेगा, तब तक अगर आप सोचे कि एक सीमा की या एक सोनू की मदद करने से हम लोगों ने संघर्षों पे जीत हासिल कर ली, ये होने वाला नहीं है। इसके लिए बड़े पैमाने पर बदलाव करने की जरूरत है। और मैं इस बात को मैं दोहराता हूं, मैं राज्य सरकार का हिस्सा नहीं हूं, और मैं राज्य सरकार का आज की तारीख में हिस्सा इसीलिए नहीं हूं क्योंकि इन्हीं नीतियों का मैं विरोध करता हूं। मैं नहीं मानता कि भैया बिहार में ऐसी नीतियां हैं जो बिहार के बच्चों को आगे लेकर जा सके, उनके विकास में वो योगदान दे सके। आज भी बिहार से पलायन होता है तो इन्हीं खराब नीतियों की वजह से होता है, और इसी का विरोध मैं कर रहा हूँ। एक सीमा की मदद हुई, बहुत जल्दी में हो गई, पर अगर एक सीमा की इतनी जल्दबाजी में मदद हो सकती है तो क्या बाकी बच्चों की नहीं हो सकती? हो सकती है, पर दिक्कत हमारे प्रदेश में इस बात की आती है कि जब तक चीजें वायरल नहीं होती, जब तक मीडिया का प्रेशर नहीं बनता, तब तक चीजें होती नहीं है। सरकार का ये प्रयास जो है चिराग पासवान, इसको आप नकार नहीं सकते, सराहना योग्य है ये प्रयास कि किस तरह से सीमा की मदद हुई और किस तरह से जो है सीमा अब अपने दोनों पैरों पर चल के जाने वाली है। तो नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल बिल्कुल, पर वही मैंने इसी बात को मैंने कहा कि अगर एक सीमा की मदद आप ऐसे कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि प्रदेश के बाकी बच्चों की भी मदद इस तरीके से की जा सकती है। हाँ, तो बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो बूंद बूंद से ही चीजें बदलेगी। तो अभी जो एक प्रयास है, तो हम चाहेंगे कि आप भी कुछ सराहना कर दें सरकार की, क्योंकि हमेशा आप सरकार पर तंज ज्यादा कसते हैं और सराहना जो है वो थोड़ी कम सुनने को मिलती है। मैंने हर उस कार्य में राज्य सरकार की मैंने प्रशंसा की। अभी जातीय जनगणना की बात हो रही है, सबसे पहला व्यक्ति मैं ही हूँ जो मुख्यमंत्री जी के साथ खड़ा है। तो जहां पर उचित कार्य होगा उसकी मैं सराहना करूंगा, पर अवसर थोड़े ज्यादा मिले सराहना करने के, ये भी मैं अपेक्षा रखता हूँ। तो अच्छा चिराग जी, ये बताइए कि ये ऐसे मौजूद, मतलब यहाँ पर अभी ये मौजूद तो है नहीं हमारा कि हम इस पर बात करें, लेकिन बिहार में जो चल रहा है थोड़ा बहुत हम चिराग पासवान से उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। जो हलचल है बिहार की राजनीति में, उस पर चिराग पासवान क्या कहेंगे? देखिए, ये हलचल अभी से नहीं, लंबे समय से है, और दुख इस बात का होता है कि कहीं ना कहीं इन हलचलों में बिहार के जो ज्वलंत विषय हैं वो खो जाते हैं। एक लंबे समय से हम लोग विरोधाभास देख रहे हैं मौजूदा एनडीए सरकार के दोनों घटक दलों के बीच में, भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, एक दूसरे की नीतियों को ही लेकर एक विरोधाभास चल रहा है। कभी यहाँ से बात की जाती है कि भैया पेगासस पे जांच की बात हो, तो कभी जातीय जनगणना के मामले को लेकर दोनों घटक दलों के बीच में विरोधाभास दिखता है, तो कभी जनसंख्या निरंतर कानून को लेकर, कभी विशेष राज्य के दर्जे को लेकर। तो निरंतरता में जिस तरीके से दोनों घटक दलों के बीच में आपस में ही तालमेल नहीं बैठ पा रहा और एक दूसरे से ही लड़ाई लड़ रहे हैं, और वहीं पे मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर निरंतरता में चिंतित हैं कि भैया उनकी कुर्सी कैसे बचेगी, महागठबंधन के साथ जाने से बचेगी, एनडीए के साथ रहने से बचेगी, या केंद्र में वो राष्ट्रपति बनकर जाएंगे, उपराष्ट्रपति बनकर जाएंगे। पर ऐसे में महंगाई को लेकर कौन बात कर रहा है? ऐसे में बेरोजगारी को लेकर 19 लाख रोजगार का वादा करके ये सरकार सत्ता में आई थी, बेरोजगारी को लेकर कौन बात कर रहा है? बिहार की और समस्याओं को लेकर कौन बात कर रहा है? शिक्षक जो सर मुंडवा कर सड़क पर बैठे हैं, अभ्यर्थी जो एक लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बैठे हैं। अफसोस इस बात का होता है कि ये सारे विषय सिर्फ सत्ता की राजनीति में, कि भैया सरकार इधर की बनेगी कि उधर की बनेगी, रहेगी कि गिर जाएगी, इस पूरे लड़ाई में जो बिहार से जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं बैक सीट ले लेती हैं। हैविंग सेड दैट, इतना जरूर है कि बिहार में जो मौजूदा गठबंधन है, घटक दलों को आपस में विश्वास नहीं है, और बहुत जल्द ये गठबंधन टूटेगा और बिहार मध्यावधि चुनाव की ओर अग्रसर होगा। ये तो आपने पहले भी बोला है, आपने संकेत दिए थे कि बहुत जल्द जो है गठबंधन टूट सकता है और नई सरकार जो है वो आ सकती है बिहार में। लेकिन चिराग पासवान जो हर मौजू पे जो है काफी सक्रिय रहते हैं, सबसे पहले अपनी बात बोलते हैं, इस मौजू से चिराग पासवान जो है निकलते हुए दिखाई दे रहे थे, कुछ भी बोलने से थोड़ा परहेज कर रहे थे चिराग पासवान, ऐसा क्यों? कौन से विषय से? इसी विषय से कि सबसे पहले तो ये जो हलचल है इस विषय पे चिराग पासवान थोड़ा परहेज कर रहे थे, ये कहने से
परहेज कर रहे थे चिराग पासवान की, आगे क्या होने वाला है? देखिए, मैं परहेज नहीं कर रहा था, पर एक ही बात को बार बार दोहराने का कोई औचित्य नहीं है। मैं इस बात को मैं मानता हूं कि बिहार में सरकार लंबे समय नहीं चलेगी, और इस बात को मुझे लगता है कि 11 नवंबर 2020 10 नवंबर 2020 को परिणाम आए थे बिहार विधानसभा के चुनाव के, और अगर आप अपने आर्काइव्स में से मेरे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो निकालेंगे तो मैंने उसी वक्त कहा था कि 2-2.5 साल के भीतर ही ये सरकार गिर जाएगी। और आज लगभग मुझे लगता है 1.5 साल होने को आया इस सरकार को। आप आने वाले समय में आप देखेंगे ये सरकार लंबे समय चलेगी नहीं, गिरेगी। पर मुझे चिंता इस बात की ज्यादा होती है कि सरकार को बनाने और बचाने की लड़ाई में जो बिहार है वो कहीं ना कहीं पिसता जा रहा है। जो मैं बार बार जिन ज्वलंत विषयों को मैं उठाने की मैं बात करता हूँ, उन विषयों पर आज की तारीख में चर्चा होना ज्यादा जरूरी है। सरकार बचाने को लेकर से ज्यादा गठबंधन में एक दूसरे की क्या भूमिका रहेगी उससे ज्यादा मुझे लगता है आज बेरोजगारी और महंगाई पर चर्चा करना ज्यादा जरूरी है। तो मतलब अभी भी चिराग पासवान को ऐसा लगता है कि बिहार में जो है सरकार जो है बहुत जल्द गिरने वाली है? बिल्कुल, यकीनन बहुत जल्द बिहार में सरकार गिरेगी और तो मध्यावधि चुनाव की ओर बिहार जाएगा। लगे हाथ आप ये भी बता दीजिए कि क्या लगता है, फिर से एक बार महागठबंधन होगा या फिर कुछ और होने वाला है? समीकरण क्या होगा, कौन होगा सत्ता में इस बार? देखिए, एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी मिलकर सरकार बना चुके हैं। पुनः अगर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि एक बार फिर से बिहार में महागठबंधन की सरकार होगी? क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता। तो चिराग पासवान का भी कोई समर्थन मिलने वाला है या चिराग पासवान भी कुछ सोच रहे हैं? देखिए, मेरा रुख स्पष्ट है 2020 विधानसभा के चुनाव से ही। अगर चिराग पासवान को सत्ता की राजनीति करनी होती, अगर मुझे मंत्री पद का लालच होता, मुझे सरकार में रहना होता, तो शायद मैं जिस गठबंधन में था उसी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की खराब नीतियों के मतलब जिनका मैं समर्थन नहीं करता। मैं नहीं मानता कि 7 निश्चय नली गली बनाने से आप बिहार का विकास कर सकते हैं। बिहार को एक ठोस स्वास्थ्य नीति की जरूरत है, एक ठोस शिक्षा नीति की जरूरत है। मैं नहीं मानता कि इन सब चीजों से आप 7 निश्चय से आप बिहार का विकास कर सकते हैं। तो अगर मैं उस वक्त भी अगर मैं नतमस्तक हो जाता मुख्यमंत्री जी के सामने, तो शायद आज मैं केंद्र में मंत्री होता, बिहार में मेरे मंत्री होते। पर उस वक्त भी मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो मेरा विजन डॉक्यूमेंट है उसको मैंने प्राथमिकता दी थी। और आज मैं पुनः कहता हूं कि जो गठबंधन मेरे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को जो समर्थन देगा, जो उसको अपने सरकारी एजेंडे का हिस्सा बनाएगा, मेरा समर्थन उनके साथ रहेगा। लेकिन ये आपकी बातों से ये भी लगा कि 7 निश्चय पर भी चिराग पासवान को भरोसा नहीं है। आप मैंने इस बात को तो स्पष्ट तौर पे कहा, मैं नहीं मानता 7 निश्चय को। मेरी बातों से ही नहीं, इस बात को तो मैंने खुलकर हर मंच से मैंने कहा है कि मैं 7 निश्चय को नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानते हैं चिराग पासवान 7 निश्चय को? आप मुझे बताइए, किसी प्रदेश में विकास की योजना क्या नली गली बनानी होती है? भाई, नली गली तो बननी ही है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंटैक्ट होना चाहिए, हर घर नल जल की योजना ये होना ही चाहिए। पर आप मुझे बताएं कि हमारे प्रदेश में एमएनसीज आए, आईटी सेक्टर खुले, एजुकेशनल हब बने, उसको लेकर सरकार की क्या नीति है? बाकी तमाम राज्य इन्वेस्टर समिट करते हैं, निवेशक समिट करते हैं। हमारे राज्य में आखिरी बार आपने कब देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निवेशकों को दूसरे प्रदेश से बुलाया हो और कहा हो कि आप आके हमारे प्रदेश में निवेश करें, बदले में हम आपको सिंगल विंडो क्लियरेंसेस देते हैं, ये सुविधाएं देते हैं। निवेश नहीं होता हमारे प्रदेश में। में भी तो बिहार काफी आगे जा रहा है चिराग पासवान। जब से शहनवाज हुसैन आए हैं तो उन्होंने काफी कुछ ऐसा किया है, काफी कुछ सराहनीय काम किया है। काफी जो है वो बार बार कह रहे हैं कि अब अपना बिहार जो है वो टेक्सटाइल हब बनेगा, अब अपना बिहार जो है वो चमड़ा हब बनेगा, लेदर हब बनेगा। तो काम तो हो रहा है भाई, सब हब बनने की बात ही हो रही है ना, जब तक हब बनेगा नहीं। पिछले 17 सालों से तो हम भी यही सुनते आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी ने 2005 में कहा था, मुख्यमंत्री जी ने 2005 में ये बात कही थी कि मेरा सपना है कि बिहार से गए हुए जितने भी बिहारी हैं वो अपने प्रदेश वापस आए। 2005 में मुख्यमंत्री जी ने कहा था। जो मुख्यमंत्री पिछले 17-18 सालों में अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए, वो बिहार के सपने को क्या पूरा करेंगे? तो जब तक आईटी जॉब, आईटी सेक्टर्स आते नहीं। आपको भाजपा पे भी शक है, बीजेपी पे भी शक है, शहनवाज हुसैन पे भी शक है? भाई, मुझे किसी पे शक नहीं है, पर जब तक चीजें धरातल पर नहीं उतरेंगी कैसे विश्वास करें? 19 लाख का रोजगार इसी एनडीए की सरकार ने दिया था ना। इन्होंने ही 19 लाख रोजगार की बात की थी। 19 लोग आप मेरे सामने खड़े कर दीजिए जिनको सरकारी नौकरी मिल गई हो, आप जो हार निकले कहेंगे मैं तैयार हूँ। 19 लाख रोजगार की बात का वादा करके जो सरकार सत्ता में आई हो, यही चिराग पासवान जो है वो खुद को हनुमान बताते थे मोदी का।
लेकिन अब भाई यही देखिए, चिराग पासवान सुनिए की जो सुनिए है वो सुनिए, पति एक सुनिए, जो मेरे व्यक्तिगत संबंध है उसको राजनीतिक संबंधों से जोड़ के मत देखिए। वो मैंने किस परिपेक्ष में क्या बातें कही थी, नहीं कही थी, वो सब मीडिया में है। पर जब आप राजनीति की बात करते हैं इस तरीके से, तो मुख्यमंत्री जी नहीं, को उस वक्त भी का विरोध करते 2020 हुए का मैं व्यक्तिगत विधानसभा तौर पर चुनाव मैं चल उनके रहा था पांव भी चिराग। छूता हूँ भाई, मैं उनका चिराग आशीर्वाद उस भी लेता वक्त हूँ। भी तो जो विधानसभा मेरे चुनाव चल व्यक्तिगत रहा था, संबंध हैं आप वो मेरे था। उनके साथ अलग हैं, पर जो राजनीतिक संबंध है वो राजनीतिक संबंध है। नहीं, आपको दोनों की थोड़ा तुलना याद नहीं दिला की दूं जा चिराग सकती। कि उस वक्त भी 2020 का विधानसभा चुनाव चल रहा था, जब आपका जो ये बयान था वो काफी वायरल हो गया था। खुद को ये हनुमान बयान बता रहे पहले, थे आप खुद। जी। तो चलिए मैं आपको करेक्ट कर दूं, ये बयान मैंने कभी दिया ही बिल्कुल नहीं था। करेक्ट। 2020 में भी जब ये बात आई थी, उस वक्त बिल्कुल मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीरें लगाने से मना किया गया था। उस वक्त मैंने ये कहा था कि वो मेरे दिल में बसते हैं। तो हाँ, मैं मैंने हनुमान कभी ये नहीं कहा, मैंने ये शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। मैं पुनः इस बात को क्लियर कर दूं, मैंने कहा था कि मेरे दिल में बसते हैं, और मैं आज भी बोलता हूँ। उन्होंने जो हाँ। मेरे पिता के अंतिम दिनों में जो उनके लिए किया, जिस दुख की हम्म। घड़ी में उन्होंने प्रधानमंत्री देश के मेरे पिता के साथ खड़े रहे, मेरे परिवार के साथ खड़े रहे, इस बात को मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं उनमें से नहीं हूं कि अच्छे बुरे दिनों में चीजों को याद रखूं, अच्छे दिनों में भूल जाऊं। उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने जो मेरे परिवार, मेरे पिता के लिए किया, वो आज भी वो तमाम बातें मुझे याद है। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने इस बात को कहा था। पर इसके राजनीतिक मायने निकालें, ये गलत है भाई, इस बात को नहीं करना चाहिए। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि हर चीज को हमें यहाँ पर राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। एक और सवाल है चिराग, जब आप यहाँ पर आ ही गए तो एक और सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे। सीबीआई रेड पर चिराग पासवान क्या कहते हैं? जो लालू के ठिकानों पर सीबीआई रेड हुई है उस पे भी चिराग पासवान ने अब तक कुछ नहीं बोला है। मुझे लगता है कि शायद आप मेरे बयान ज्यादा देख नहीं रही हैं। मुझे अफसोस है इस बात का। जिस दिन ये हुआ था नहीं, उस दिन भी मैंने इन हम देख बातों को रहे मैंने हैं, कहा हमने था। ये भी देखा है कि चिराग ने कुछ साफ कुछ नहीं बोला है। उस दिन भी मैंने क्लियरली इस बात को बोला था कि जिस तरीके से सीबीआई की रेड हुई है, मैं मानना चाहूंगा कि भैया एक स्वतंत्र एजेंसी के तौर पर सीबीआई के पास कुछ जानकारी आई होगी, उसके आधार पर उन्होंने कार्रवाई की होगी। पर बहरहाल, अगर ये किसी बदले की भावना से है, जो आरोप राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों के द्वारा लगाया जा रहा है, अगर किसी बदले की भावना से की गई कार्रवाई है, तो ये भी गलत है। बहरहाल, दूध का दूध, पानी का पानी, जांच में अपने आप सामने हो जाएगा। मतलब चिराग का साफ कहना है कि जो भी होगा वो साफ हो जाएगा, और बिल्कुल मतलब अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं बोल रहे हैं, वो दोनों नाव पर सवार हैं चिराग। मतलब इधर आपको भी है देखिए, उधर भी है। देखिए मैं कुछ कोई साफ जांच नहीं बोल एजेंसी तो हूं नहीं, मैं तो कोई जांच एजेंसी हूं नहीं, तो मुझे पता नहीं ना कि किन तथ्यों के आधार पर वो रेड की चिराग गई है। पासवान तो काफी बेबाकी के साथ बोलते हैं। जिस दिन जांच की रिपोर्ट सामने आ जाएगी, मैं भी उतनी ही बेबाकी से आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। अच्छा, तो इंतजार करना होगा अभी।